Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर खत्म किया था और आज के सेशन के अंदर हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी बीआरएस स्टार्ट करेंगे। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स लिया था तो आपको एक चीज मालूम होगी कि 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 यूजुअली सीबीएसई के अंदर बीआरएस था यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सेम चैप्टर अब यहां पे है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आपने 11th में पढ़ा था वही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहां पे आपको सीए फाउंडेशन में, लेकिन उससे 20% ऐसा बोल सकता हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है या फिर थोड़ा सा ट्रिकी है। प्लस दूसरी चीज जो है कि आपने क्या किया था 11th स्टैंडर्ड के अंदर रट्टा वट्टा मार के पास हो गए थे, ठीक है। अब यहां पे वो नहीं पॉसिबल है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे सारे लॉजिक समझने पड़ेंगे और पूरा लॉजिकली बीआरएस को समझना पड़ेगा एंड सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बीआरएस, लेकिन एक बार स्टार्ट करने से पहले इसका देखो एग्जाम में वेटेज देख लो। ये 4 हमारे अभी तक सीए फाउंडेशन के एग्जाम हुए हैं, मई 18, नवंबर 18, मई 19 एंड नवंबर 19, और इन चारों ही एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा बीआरएस का देखा गया है, दैट इज 10 मार्क्स। तो यानी ये चैप्टर हमारे ना सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों की बात करूं तो आप एक चीज देखोगे, नोटिस करोगे कि वो दोनों चैप्टर्स हैं उनके इक्वल इसका वेटेज है। यानी चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी 10-12 मार्क्स का आता है, चैप्टर नंबर 2 वो भी 10-12 मार्क्स का आता है। लेकिन ये चैप्टर है ना, उसमें क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ सम्स हैं या फिर जो टाइम आपका कंज्यूम होगा वो कंपैरेटिवली चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 या फिर जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उनसे सबसे कम टाइम किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। और इसमें आपको मार्क्स भी कितना दे रहा है चैप्टर, 10 मार्क्स दे रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। तो इस चैप्टर को अपने को अच्छे से पढ़ना है, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस हमको क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज और, इस चैप्टर के अंदर मैंने अराउंड 21 क्वेश्चंस लिए। कितने क्वेश्चन लिए? 21 क्वेश्चन लिए। और ये 21 क्वेश्चन मैंने कहां से लिए? तो आपके स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आ गया इसमें, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज, इलस्ट्रेशन सब कुछ कवर हो गया। दूसरा, मैंने पास्ट पेपर इंस्टीट्यूट के, यानी ये पिछले 4 अटेम्प्ट हुए ना, इनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं इंस्टीट्यूट ने वो भी मैंने यहाँ पे कवर अप किए। उसके बाद मैंने आरटीपी भी कवर अप किए। जैसे मैंने सबको बताया था, इंस्टीट्यूट हर एग्जाम से पहले क्या रिलीज करता है, एक आरटीपी रिलीज करता है, रिवीजन टेस्ट पेपर। तो वो आरटीपी के जितने भी बीआरएस के क्वेश्चन थे वो सारे यहां पे मैंने क्या किए, कवर किए। और अगर आप ये कवर कर लेते हो, अगर आप ये 21 क्वेश्चन को क्या कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको उसके बाद बीआरएस में कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस आपको यही करना है कि इन 21 क्वेश्चंस को आप बार बार क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाएं और आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इसके अंदर स्पीड बढ़ानी है, यानी आंसर आना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसमें अगर 21 क्वेश्चन है ना, तो आप कहने से इनको, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप एबीसी कैटेगरी एनालिसिस करते हो, यस और नो, और कहने से इसमें ए बी सी कैटेगरी एनालिसिस करोगे तो इसमें 11 या 12 क्वेश्चन ही आएंगे। कैटेगरी ए और बी के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, 11 या 12 क्वेश्चन ही आएंगे। तो 11 एंड 12 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, 10 मार्क्स टारगेट करने हैं। तो अब इसमें चैप्टर बहुत छोटा है तो आपको इसमें प्रैक्टिस करने का कम रहेगा। आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करके एक चीज इंश्योर करनी है कि ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट ले, उससे ज्यादा नहीं ले, मैक्सिमम 15 मिनट्स, ठीक है। आपको ट्राई करना है, एम करना है कि 10 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ताकि जो टाइम यहां पे बचेगा वो आप जो डिफिकल्ट या फिर जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं, खास करके पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो बहुत लेंदी आता है, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन जो लेंदी आता है, उन पे आप फोकस कर सको, वो टाइम आप क्या कर सको, वहां पे डिवोट कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां पे देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब वन बाय वन एक एक वर्ड देखते हैं, ठीक है। मेरा स्पेलिंग्स थोड़ा इग्नोर करना, बराबर है। अब सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या है, बैंक। अब भाई बैंक का मतलब क्या होता है, तो कहने से हमने क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ी थी कि बैंक का मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे में डील करता है, मनी में डील करता है। तो कहने से एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, यानी जो डिपॉजिट्स लेता हो, एंड लेंड्स मनी, यानी जो लोन देता हो, हाँ या ना, यस।
तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो क्या बन जाता है, बैंक बन जाता है। यस और नो? यस। तो मेरे को एक बात बताओ, कैन आई से लेट सपोज कि बजाज फाइनेंस, नाम सुना है? यस। बजाज फाइनेंस क्या करता है, कहने से हमको कोई भी लोन चाहिए होता है तो बजाज फाइनेंस हमको क्या करता है, लोन देता है। तो कहने से बजाज फाइनेंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे में डील कर रहा है। यस और नो? तो कहने से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो हो गया। अब ये बताओ कि ये बैंक है कि नहीं है। कहने से ये लोन दे रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? द आंसर इज नो, ये हमारे लिए बैंक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो यहां पे वर्ड क्या यूज किया है, यहां पे वर्ड यूज किया है एंड। क्या वर्ड यूज किया है? एंड। इसका मतलब उसको दोनों फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, दैट इज पहला फंक्शन उसको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन उसको परफॉर्म करना पड़ेगा कि भाई उसे क्या देना पड़ेगा, उसे लोन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उसे लोन देना पड़ेगा। और दूसरी चीज उसे जो करनी पड़ेगी ना, उसे डिपॉजिट्स भी लेने पड़ेंगे। तो बजाज फाइनेंस क्या करता है कि बजाज फाइनेंस हमें लोन तो देता है लेकिन हमें कोई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता, हमसे कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, हमसे कोई, हम जाके बजाज फाइनेंस में अपने पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से इस केस में हमारा बजाज फाइनेंस क्या नहीं है, बैंक नहीं है। लेकिन मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो जब मुझे घर लेना होता है तो स्टेट बैंक मुझे होम लोन देता है, जब मुझे कार लेनी हो तो मुझे कार लोन देता है, जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना हो तो बिजनेस लोन देता है। यस और नो? तो कहना से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे क्या देता है, लोन प्रोवाइड करता है। और साथ ही मैं चाहूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सेविंग अकाउंट खुलवा सकता हूं, करंट अकाउंट खुलवा सकता हूं। यस और नो? तो कहने से मैं, मेरे पास जो पैसे हैं वो जाके मैं कहां डिपॉजिट कर सकता हूं, एसबीआई में डिपॉजिट कर सकता हूं। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मेरे लिए क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे लिए क्या है, एक तरह का बैंक है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का। लेकिन ये जो चीज हमने सीखी थी ना, ये चीज हम लोग ने इकोनॉमिक्स में सीखी थी। ये सुनो। और कहने से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कहने से अब हम लोग अकाउंट सीख रहे हैं, ना कि इकोनॉमिक्स। तो जब भी हम लोग बैंक बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर, इसका मतलब होता है हमारा एक बैंक अकाउंट होगा, उसको हम बोलेंगे। कहने से बैंक के साथ हम लोग क्या ओपन करवाते हैं, हमारा बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। बैंक के साथ हम लोग क्या ओपन करवाते हैं, हमारा अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो व्हेनेवर वी से कि बैंक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग हमारे बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो हमारा अकाउंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से पहला टर्म हमारे लिए क्लियर हुआ कि बैंक का मतलब क्या हुआ, हमारा बैंक अकाउंट किसके पास, जो बैंकिंग कंपनी है उसके साथ। यस और नो? दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, वो है रिकंसिलेशन। अब अगर आप सीए ज्वाइन कर ही लिए हो तो ये रिकंसिलेशन वर्ड है ना, आपकी लाइफ से नहीं जाने वाला है। अब ये रिकंसिलेशन वर्ड एक्चुअली है क्या, तो देखो यहां पे रिकंसिलेशन है ना, सिर्फ बैंक का नहीं होता है। एक्चुअली रिकंसिलेशन आप अकाउंट्स में बहुत सारी चीजों का करते हो। जैसे जैसे आप सीए की जर्नी में आगे बढ़ोगे आप रिकंसिलेशन ही करोगे। ठीक है, जब आप 3 साल की आर्टिकलशिप यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाओगे तो आप वहां पे क्या करने वाले हो, रिकंसिलेशन ही करने वाले हो। ठीक है, बहुत सारी चीजों का, जैसे कि जीएसटी का रिकंसिलेशन होता है, पहले एक्साइज ड्यूटी का भी होता है, अभी भी होता है एक्साइज ड्यूटी। जहां जहां एक्साइज ड्यूटी लगती है वहां पे एक्साइज ड्यूटी का रिकंसिलेशन करते हो आप। ठीक है, उसके अलावा आप डेटर्स का रिकंसिलेशन करते हो। तो रिकंसिलेशन तो एक कॉमन वर्ड है जो बहुत सारी जगह यूज होता है। तो अब रिकंसिलेशन शब्द का मतलब क्या है, तो रिकंसिलेशन शब्द का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मैचिंग। रिकंसिलेशन वर्ड का मतलब क्या है, मैचिंग, मैचिंग ऑफ द थिंग्स, उसको क्या बोलेंगे, रिकंसिलेशन। अब देखो यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ठीक है, अब दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन आपस में होते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे लेट सपोज कि ये बुक्स हैं, दोनों ने अपने क्या बना रखे हैं, एक दूसरे के अकाउंट बना रखे हैं। तो कहने से मिस्टर बी ने क्या कर रखा है, मिस्टर ए ने क्या कर रखा है, मिस्टर बी का अकाउंट बना रखा है। और मिस्टर ए ने क्या कर रखा है, मिस्टर बी ने क्या कर रखा है, मिस्टर ए का अकाउंट बना रखा है। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन देखो इनके बीच में। पहला ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें ए ने क्या किया, ए ने गुड्स बेचे। ठीक है, ए ने क्या किया, गुड्स बेचे, किसको, बी को। तो कहने से यहां पे मिस्टर ए लिखेगा ड्यू फ्रॉम बी, यानी मुझे बी से पैसे लेने। कहने से ए ने गुड्स बेचे हैं किसको, बी को, तो बी से पैसे लेने। लेट सपोज 10,000 रुपीज। यस और नो? यस। अब यहां पे मिस्टर बी रिकॉर्ड करेगा ड्यू टू बी, कि यानी मुझे बी को क्या करना है, पैसे देने। किस चीज के लिए, मैंने परचेस किया है उसके लिए। कितना, 10,000। ये सुनो, कहने से हिसाब तो दोनों पार्टी रखती है ना, जिसको पैसे लेना है वो भी पार्टी रखेगी और जिसको पैसे देने हैं वो पार्टी भी क्या करेगी, हिसाब तो रखेगी। तो दोनों हिसाब रखते हैं। ठीक है, तो कहने से इसने सेल किया इसलिए। ये सुनो, यस।
अब लेट सपोज कि 10 दिन बाद क्या करता है कि मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी इसको एक चेक देता है। क्या करता है, इसको एक चेक देता है और वो चेक लेट सपोज कितने रुपीस का है, 4000 रुपीस का। कितने रुपीस का चेक है, 4000 रुपीस का। तो कहने से ये यहां पे रिकॉर्ड करता है पेड टू ए चेक दिया हम लोग ने, कितने रुपए का, 4000 का। तो कहने से अब मिस्टर बी के हिसाब से ए कितना मांगता है, कहने से मिस्टर बी के हिसाब से ए मांगता है 6000 रुपए। कितने रुपए मांगता है, 6000 रुपए। ये सुनो, अब ये चेक मिस्टर ए के पास आया, ए ने अपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया और मिस्टर ए को पैसा भी मिल गया। लेकिन मिस्टर ए क्या था, उस दिन जल्दी जल्दी में थे और उसने क्या किया, उसने यहां पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं की अपनी बुक्स में। यस सुनो, उसने अपनी बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। 30 अप्रैल हुआ और 30 अप्रैल को मिस्टर ए बोलता है कि भाई मैं बी तुझसे कितना पैसा मांगता हूं, तो मैं तुझसे मांगता हूं 10,000 रुपए। यस नो, यस। और मिस्टर बी बोलेगा कि नहीं भाई तू 10,000 रुपए नहीं मांगता मुझसे, तू कितना मांगता है, तो मुझसे 6,000 रुपए मांगता है। कहने से दोनों के हिसाब से एक दूसरे से जो पैसा मांगते हैं वो अमाउंट डिफर हो रही है कि नहीं हो रही है, यस। अब ऐसा ही डिफरेंस आता है बैंक अकाउंट में, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। फिलहाल हम लोग रिकंसिलिएशन कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, मिस्टर ए और मिस्टर बी जब दोनों एक दूसरे को बोलेंगे कि भाई तू मेरे हिसाब से 10 मांगता है, दूसरा बोलेगा मेरे हिसाब से 6 मांगता है। अब इसमें होगा क्या कि कहने से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा ना तो मिस्टर ए बी को बोलेगा ला तेरी बुक लेके आ, मेरे को दिखा कहां पे पेमेंट हुआ है, ठीक है। और कहने से ऐसा ही कौन बोलेगा, ऐसा ही बी बोलेगा कि तू भी तेरी बुक लेके आ, हम दोनों मैच करके देखते हैं कि कहां पे गड़बड़ है। अब दोनों जन बैठते हैं और दोनों जन देखते हैं। तो देखो यहां पे बोलता है, देख मैंने, ए बोलता है कि देख मैंने तुझे 10,000 का सेल किया था, उसके 10,000 मांगता हूं, ठीक है। तो मिस्टर बी बोलता है हाँ मैंने रिकॉर्डिंग की है, 10,000 का तुम मांगते हो, मैं इसमें एग्री करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने से ये तो हमारे बीच में डिफरेंस नहीं है, हाँ या ना, यस। अब उसके बाद मिस्टर बी बोलता है कि देख मैंने तुझे 4,000 का क्या किया था, चेक भेजा था, ठीक है, तो मैं 4,000 रुपए मैंने तुझे ऑलरेडी दे दिए हैं, अब तू मुझसे 4,000 नहीं मांगता, यस और नो। कहने से जब ए अपनी बुक में देखता है तो ए बोलता है कि यार मेरे में तो 4,000 की कोई एंट्री ही नहीं है, यस और नो। अब ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। मिस्टर बी बोलता है कि मैंने 4,000 दे दिए और मिस्टर ए की बुक बोलती है कि उसने 4,000 नहीं दिए, यस और नो, यस। अब ये दोनों बोलते हैं कि लेट सपोज कि मिस्टर ए बना रहा है रिकंसिलिएशन। कौन बना रहा है, मिस्टर ए बना रहा है। तो मिस्टर ए बोल रहा है कि इस ट्रांजैक्शन को छोड़ के तो हमारा बैलेंस मैच होना चाहिए ना, अगर इस ट्रांजैक्शन को हम हटा दें तो कहने से फिर तो हमारा बैलेंस क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो अब यहां पे मिस्टर ए ये स्टेटमेंट बना रहा है, तो मिस्टर ए लिखता है बैलेंस एज पर बी, यस और नो, बैलेंस एज पर बी। बी बोल रहा है कितना, 6,000 बोल रहा है, यस और नो। और कहने से बी क्या बोल रहा है कि मैंने तुझे एक चेक दिया है जो तूने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मिस्टर ए बोलता है कि मान लो, मिस्टर ए ये बोलता है कि मान लो वो मुझे चेक नहीं मिला, यस और नो, मान लो कि वो मुझे चेक नहीं मिला, तो मिस्टर बी के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो कहने से अगर मिस्टर बी ऐसा मान ले कि ये चेक मुझसे नहीं मिला, तो कहने से ये चेक का अमाउंट जो था, जो हमने पहले क्या किया था, मिस्टर ए का अकाउंट मिस्टर बी ने क्या कर दिया था, कम कर दिया था, यस और नो। 10,000 मांगता था, जब चेक दिया तो उसने क्या कर दिया, उस अकाउंट को कम कर दिया 4,000 से। अब एक बार हम क्या करते हैं, फाइनली एक बार 4,000 से उसको बढ़ा देते हैं। कहने से बैलेंस कितना आया, 10,000 रुपया। कितना बैलेंस आया, 10,000 रुपया। तो कहने से ये हो गया बैलेंस एज पर बी, बैलेंस एज पर ए। कहने से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस मैच हो रहा है। अब क्या होगा, कहने से दोनों को ये शांति तो हो गई कि भाई हमारे सारे ट्रांजैक्शन सही है, सिर्फ एक ये 4,000 वाला ट्रांजैक्शन गड़बड़ है। अब क्या करेगा मिस्टर ए अपनी बुक चेक करेगा और मिस्टर बी अपनी बुक चेक करेगा, और दोनों देखेंगे कि भाई 4,000 की गलत रिकॉर्डिंग किसने की है। तो जब मिस्टर ए अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करता है तो वो बोलता है कि हाँ यार मिस्टर बी से क्या है, 4,000 रुपए तो आए हुए हैं, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। तो ये इसको बोलता है कि हाँ भाई सॉरी गलती हो गई, मुझसे मिस्टेक हो गई, तुम 6,000 बराबर बोल रहे थे, ठीक है मैं मेरी बुक्स में क्या कर लेता हूं, अब एंट्री पास कर लेता हूं, यस और नो, यस। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्यों बनाया, ये स्टेटमेंट ये जानने के लिए कि भाई इस एरर के अलावा, इस डिफरेंस के अलावा बाकी सब ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो गए, बाकी हमारे बैलेंस मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये देखने के लिए, यस और नो। तो कहने से यहां पे हमने रिकंसाइल किया बैलेंस ऑफ बी एंड बैलेंस ऑफ ए, हमने मैच किया दोनों के बीच के डिफरेंसेस को सॉर्ट किया। इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि डिफरेंसेस को सॉर्ट करके उनको क्या करना, मैचअप करना। समझ में आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही कहने से
जब मैं बैंक के साथ डिपॉजिट करता हूं, ठीक है, लेट सपोज ये मेरा बिजनेस है, ये सुनो, यस। अब बिजनेस क्या करता है, एक बैंक अकाउंट खुलवाता है। बिजनेस क्या करता है, एक बैंक अकाउंट खुलवाता है। तो कहने से जैसे ही मैं बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा, उसमें कहने से मैं क्या करूंगा, पैसे डिपॉजिट कर दूंगा, हाँ या ना, मैं क्या करूंगा, पैसे डिपॉजिट कर दूंगा। तो बिजनेस क्या करता है, कैशबुक बनाता है। याद आता है कि नहीं आता है, ये सुनो, यस। और कहने से कैशबुक में भी 2 कॉलम बनाता है, एक कौन सा, एक बैंक कॉलम और दूसरा कौन सा, कैश कॉलम, ये सुनो, यस। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि नहीं देखा था, यस। तो जैसे ही बैंक क्या करेगा, अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, कैश कॉलम नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ किस पे फोकस कर रहा हूं, बैंक कॉलम पे फोकस कर रहा हूं। तो जैसे ही हम बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो बैंक हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक असेट हो जाएगा। बैंक हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक असेट हो जाएगा। और हम बोलेंगे कि हमने हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 डाल दिए, तो कहने से हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। और कहने से बैंक असेट है और असेट का बैलेंस बढ़े तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू कैश और कहने से हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेंगे 10,000 रुपए, ये सुनो, यस। और कहने से जब जब हम लोग बैंक से पेमेंट करेंगे या जब जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, तो कहने से हम लोग इस कैश बुक में ऐसे रिकॉर्ड करते जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यस, हम लोग यहां पे रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है, यस। अब कहने से अगर मैं हिसाब रख रहा हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, मैंने कितना बैंक अकाउंट में पैसा आया और कितना मेरे बैंक अकाउंट से पैसा गया, तो कहने से ऐसा ही हिसाब कौन रखता होगा, बैंक भी रखता होगा कि नहीं रखता होगा, यस, बैंक भी ऐसा हिसाब रखता होगा। तो बैंक हमें बोलता है कि लेट सपोज कि साल एंड हो गया और बैंक बोलता है कि भाई आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस 5,000 रुपए है, ये सुनो, यस। और लेट सपोज सारे ट्रांजेक्शन के बाद हमारा बैलेंस जो आ रहा है वो 6,000 रुपए आ रहा है, हाँ या ना। तो कहने से दोनों के बीच में डिफरेंस है कि नहीं है, यस, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट का और हमारी कैशबुक का जो बैंक कॉलम है, कैशबुक में कहने से 2 कॉलम होते हैं, कौन कौन से, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। तो हम क्या करेंगे, हम लोग हमारे बैंक कॉलम को और हमारे बैंक अकाउंट में जो बैंक स्टेटमेंट होगा, क्या होगा, बैंक स्टेटमेंट होगा, उसको कंपेयर करके देखेंगे कि भाई हमारा दोनों का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। और वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, जब हम इसको फाइंड करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है। लास्ट वर्ड जो है वो ये है, दैट इज स्टेटमेंट। लास्ट वर्ड क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब यह है कि ये कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, परचेस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है। यानी इसमें हम जो भी अमाउंट ऐड लेस करते हैं उससे हमारी एक्चुअल में कोई बुक्स पे फर्क नहीं पड़ता है, इससे हमारी बुक में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी मैंने यहां पे कुछ ऐड कर दिया या लेस कर दिया तो इससे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पड़ता है, जब आप कोई अकाउंट डेबिट कर दो और जब कोई आप अकाउंट क्रेडिट कर दो। कहने से ये तो अकाउंट नहीं, ये क्या है, स्टेटमेंट है। ये तो हम एक रफ पेपर ले लेते हैं और उस पेपर पे क्या करते हैं, लिखते रहते हैं कि भाई अच्छा ये हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ, उसमें नहीं रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, इसको हमको चेक करना, बाद में देखेंगे, बट इसके अलावा कोई डिफरेंस है क्या, ये सुनो। तो ये तो आप एक रफ पेपर ले रहे हो और उस पे क्या कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो। एक्चुअल में आपके जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उनमें कोई भी रिकॉर्ड या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इसको जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे और देखेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा थियरी लिखो, स्टार्ट करो, थियरी लिखो, स्टार्ट करो, हेडिंग डालो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लिखो, डेफिनेशन लिखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का डेफिनेशन। इट रिफर्स टू ए स्टेटमेंट शोइंग, इट रिफर्स टू द स्टेटमेंट शोइंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिखो। इट रिफर्स टू ए स्टेटमेंट शोइंग द डिफरेंस बिटवीन, इट रिफर्स टू ए स्टेटमेंट शोइंग द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। It refers to a statement showing the difference between balance as per cash book and passbook. It refers to a statement showing the balance difference between, sorry, it refers to a statement showing the difference between the balance as per cash book and passbook. लिखा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बैंक पासबुक। बैंक पासबुक, पासबुक का मतलब क्या होता है। अच्छा, मुझे एक क्वेरी है वो समझाओ सबसे पहले। इसको बैंक पासबुक क्या होता है इसको लिखने से पहले देखो, हमने हमारा वो LIC वाला रूल देखा था, याद आता है कि नहीं आता है। क्या रूल था, कहने से
ये रूल था LICAE प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये सुनो, यस सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, माइनस माइनस बराबर है। हाँ, अब कहने से जब मैं कैश डिपॉजिट करूंगा बैंक के अंदर, कैश डिपॉजिट करूंगा किसके अंदर, बैंक के अंदर, आया ना, यस। तो कहने से मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस, मेरा जो बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, कहने से बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। और कहने से बैंक अकाउंट क्या है मेरे लिए, कहने से बैंक अकाउंट मेरे लिए एक असेट है, और असेट का बैलेंस जब भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसे हम लोग डेबिट कर देंगे। तो एक बात बताओ, जब भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जब भी आप अपने अकाउंट को अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हो, तो आपको मैसेज क्या आता है, आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। वर्ड क्या यूज करते हैं वो लोग, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्यों भाई, बैंक तो हमारे लिए एसेट है, और एसेट बढ़े तो उसे क्या कर देना चाहिए, हमें डेबिट कर देना चाहिए। तो फिर वो क्रेडिट का मैसेज क्यों आ रहा है बताओ। अगर बैंक बोल रहा है, कहने से बैंक मैसेज कर रहा है मुझे योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, वो भी कब, जब मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करता हूं तब। तो बताओ मुझे कि मेरे को मैसेज ऐसा क्यों आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी बैंक मेरे लिए क्या है, बैंक मेरे लिए एसेट है, और एसेट के अकाउंट को क्रेडिट किया, मतलब उन्होंने मेरे अकाउंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। मैं तो उसमें पैसे डाला, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो क्रेडिट क्यों करते हैं वो लोग। तो देखो इसका रीजन बहुत सिंपल है कि भाई जो बैंक अकाउंट है ना, जो कस्टमर है उसके लिए उसका जो बैंक का अकाउंट है वो उसके लिए क्या है, उसके लिए असेट है, उसके लिए क्या है, वो उसके लिए असेट है। इसीलिए जब कस्टमर बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है, कस्टमर जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है, कस्टमर बैंक में जब भी पैसे डिपॉजिट करता है, या फिर कस्टमर का बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होता है, तब कस्टमर अपने अकाउंट को कैश बुक के अंदर डेबिट कर देता है। क्या कर देता है, कैश बुक के अंदर डेबिट कर देता है। कहने से बैंक अकाउंट बढ़े तो उसे हम क्या करते हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम में, ये सुनो, कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। हाँ या ना, यस। और जब भी बैलेंस क्या होगा, जब भी बैलेंस डिक्रीज होगा, तो हम क्या करते हैं, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, उसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। हाँ या ना, यस। लेकिन जो बैंक अकाउंट है, जो हमारा बैंक अकाउंट, लेट सपोज हमारा बैंक अकाउंट है 40020, ये सुनो, ये हमारे बैंक अकाउंट का नंबर है। तो ये सेम बैंक अकाउंट का नंबर बैंक के लिए क्या होगा, तो कहने से जब मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करता हूं, तो मैं क्या समझता हूं, मेरे दिमाग में क्या चलता है, जब भी मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करता हूं, मैं बोलता हूं कि आज तो 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए, लेकिन फ्यूचर में यही बैंक अकाउंट मुझे 5,000 रुपए का क्या देगा, फायदा देगा। कैसे फायदा देगा, कहने से इसे 5,000 निकाल सकता हूं और जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो कहने से ये 5,000 रुपए का फायदा मुझे कब होगा, फ्यूचर में होगा। ऐसा कस्टमर के दिमाग में चल रहा है। बैंक के दिमाग में क्या चल रहा है, काउंटर के उस साइड बैठ के सोचो, बैंक सोचता है कि अरे यार ये वापस आ गया, ठीक है, इसने 5,000 रुपए डिपॉजिट तो कर दिया, आज तो इसने 5,000 दे दिया, लेकिन कहने से ये बैंक क्या बोल रहा है, देखो बैंक क्या सोच रहा है, बैंक सोच रहा है कि ये फ्यूचर में वापस आएगा और मुझसे क्या मांगेगा, मुझसे 5,000 रुपए मांगेगा। बैंक क्या सोच रहा है, ये कस्टमर फ्यूचर में वापस आएगा और ये अकाउंट है, इसके बदले ये मुझसे कितना मांगेगा, 5,000 रुपए मांगेगा। और कहने से बैंक के लिए, तो कहने से फ्यूचर में इस अकाउंट की वजह से क्या होगा, बेनिफिट जाएगा। बैंक के लिए तो क्या होगा, फ्यूचर में इससे 5,000 रुपए जाएगा। तो कहने से बैंक इसको क्या ट्रीट करेगा, बैंक बोलेगा ये तो मेरे लिए क्या है, फ्यूचर में मेरे बिजनेस से रिसोर्सेज लेके जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट बैंक के लिए क्या है, एक तरह का लाइबिलिटी है। मेरा बैंक अकाउंट बैंक के लिए क्या है, एक तरह का लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि इसमें जो बैलेंस पड़ा है वो बैंक को फ्यूचर में मुझे क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, यानी वापस देना पड़ेगा। कहने से मैं फ्यूचर में बैंक के अकाउंट से, बैंक से क्या करूंगा, बेनिफिट लूंगा। तो कहने से एनीथिंग विच टेक्स बेनिफिट आउट ऑफ द बिजनेस इज ए लाइबिलिटी। तो कहने से बैंक के बिजनेस के में से ये अकाउंट है 4020, तो कहने से ये क्या करेगा, बैंक के बिजनेस से फ्यूचर में लाइबिलिटी लेके जाएगा, यानी रिसोर्सेज लेके जाएगा, इसलिए बैंक के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप बैंक में 5,000 रुपए डिपॉजिट करते हो, तो बैंक क्या बोलता है, यार अभी पहले ही हमसे कुछ नहीं मांगता था, पहले हमारा बैलेंस कितना था बैंक अकाउंट में, 0 बैलेंस था। जैसे ही हमने हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 5,000
रुपए डिपॉजिट किए तो बैंक क्या सोचता है कि यार पहले तो हमें इस आदमी को कुछ नहीं देना था, अब इसने 5,000 डिपॉजिट कर दिया तो फ्यूचर में हमें इसे कितना देना पड़ेगा, 5,000 देना पड़ेगा। यार ये तो हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज हो तो कहने से उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। इसीलिए जब भी आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होता है तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसे क्रेडिट कर देता है, बैंक उसे क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है। और उसी हिसाब से जब आपका बैलेंस क्या हो, डिक्रीज हो, तो बैंक उसे क्या कर देता है, डेबिट कर देता है। जब भी आप पैसे निकालते हो ना बैंक से, लेट सपोज 5 में से 3,000 निकालिए, तो बैंक बोलता है चलो अब ये फ्यूचर में आज 3,000 ले गया ना, अब फ्यूचर में ये 2,000 ही मांगेगा, पहले कितना मांगता था, 5,000। तो कहने से बैंक बोलता है मेरी लायबिलिटी अब 5 से कितनी हो गई, 2 हो गई। तो बैंक क्या करेगा, लायबिलिटी कम हो तो उसे क्या करेगा, उसे डेबिट करेगा। बैंक क्या करेगा, अपने अकाउंट को डेबिट करेगा। और जब भी बैंक अकाउंट अपने अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करता है, उसका एक एसएमएस क्या करता है, आपको भी भेज देता है कि भाई मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है और क्रेडिट कर दिया है। तो जो मैसेज आता है ना डेबिट क्रेडिट का, वो एक्चुअली बैंक अपने हिसाब से कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने से वो एंट्री कौन कर रहा है, बैंक अपने हिसाब से कर रहा है। तो कहने से जो पैसे मैं बैंक में डिपॉजिट करता है, जो पैसे कस्टमर बैंक में क्या करता है, डिपॉजिट करता है, वो डिपॉजिट कस्टमर के लिए तो क्या है, कस्टमर के लिए तो एसेट है, लेकिन जो बैंकिंग कंपनी है, कौन, जो बैंकिंग कंपनी है, उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो लायबिलिटी है। ये सुनो, जैसे कि कहने से कि जब आप मुझे फीस पे करते हो तो कहने से आपके लिए तो खर्चा है, लेकिन मेरे लिए क्या है, इनकम। कहने से वन ट्रांजैक्शन हैज डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन द बुक्स ऑफ डिफरेंट पर्सन। ये सुनो, अलग अलग उसका प्रारूप होगा अलग अलग लोगों की बुक्स में। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस, इसीलिए बैंक क्या करता है, उसे डेबिट कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने से एक अकाउंट में कहने से मेरी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करता हूं, आया ना? कहने से जो भी ट्रांजैक्शन मेरे बैंक के साथ हो रहे हैं, कस्टमर उसमें उसको किस में रिकॉर्ड करता है, अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है। और कैश बुक में भी कौन सा कॉलम, बैंक के कॉलम में। बैंक ट्रांजैक्शन तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड होंगे ना, ये सुनो। यस, तो आज के बाद जब भी मैं कैश बुक बोलूं ना, उसका मतलब क्या है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मैं बोलूं ना डेबिट क्रेडिट, तो मेरे को ये मत पूछना सर कैश बुक का कैश कॉलम की बैंक कॉलम। इस चैप्टर के लिए जब भी मैं बोलूं कैश बुक, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके, नेक्स्ट। बैंक भी एक अकाउंट मेंटेन करता है। किसका अकाउंट मेंटेन करता है, कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है। ठीक है, कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है, और उस अकाउंट को, उस लेजर अकाउंट को, कहने से एक लेजर अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा, उस लेजर अकाउंट को हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट, या फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पासबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बैंक स्टेटमेंट, या फिर हम लोग उसे क्या बोलते हैं, पासबुक बोलते हैं। तो कहने से पासबुक का मतलब क्या होता है, पासबुक का मतलब होता है लेजर अकाउंट ऑफ ए कस्टमर इन द बुक्स ऑफ ए बैंक। यानी बैंक अपने हिसाब से बनाता है किसका अकाउंट, कस्टमर का अकाउंट, और उसकी एक कॉपी क्या करता है, उसकी एक कॉपी हमें दे देता है। जो कॉपी हमें वो देता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। तो लिखो, अगला डेफिनेशन लिखो अपनी बुक में, बैंक पासबुक, बैंक पासबुक स्लैश बैंक स्टेटमेंट। डेफिनेशन लिखो, इट रिफर्स टू अ कॉपी ऑफ ए, इट रिफर्स टू अ कॉपी ऑफ ए, it refers to a copy of a customer's account, it refers to a copy of a customer's account in the books of a bank, it refers to a copy of a customer account in the books of a bank, full stop. It is prepared by, it is prepared by the bank, it is prepared by the bank from the perspective of a bank, it is prepared by the bank फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ए बैंक। यानी बैंक अपने प्रोस्पेक्टिव से लाइबिलिटी मान के इस अकाउंट को प्रिपेयर करता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का। नेक्स्ट लिखो कैश बुक, अगली हेडिंग डालो कैश बुक, और इसमें लिखो फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस चैप्टर कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। फॉर दिस चैप्टर कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये सुनो, इस चैप्टर के लिए जब भी हम कैश बुक बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात कर रहे हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग, बेनिफिट्स या फिर इंपॉर्टेंस, आप जो चाहो लिख सकते हो, बेनिफिट्स स्लैश इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ बीआरएस, शॉर्ट में लिख लो ऑफ बीआरएस। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, it helps in ascertaining,
it helps in finding the errors in cash book and passbook. It helps in finding the errors in cash book and passbook. कहना ही से जब भी मैं देखूंगा कि मेरा बैलेंस मैच नहीं हो रहा है कैश बुक और पासबुक का, तो उसके डिफरेंस फाइंड करूंगा, और कहने से डिफरेंस फाइंड करूंगा तो मुझे कोई अगर गलती हुई है मुझसे कैश बुक या पासबुक में, तो वो गलती मुझे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यस। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव रहता है या फिर इंपॉर्टेंस रहती है किसकी? बीआरएस की। दूसरा, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एनी फ्रॉड, it helps in finding any fraud or embezzlement by the cashier of the business or the bank, cashier of the business or the bank। यानी कोई फ्रॉड किया है, कोई चोरी की है, किसने? या तो हमारा जो कैशियर है बिजनेस में, कहने से एक आदमी को हमने काम सौंप रखा है कि भाई जो भी कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या करना है? तुझे रिकॉर्ड करना है। वो कैश के ट्रांजैक्शन किसे रिकॉर्ड करने? उसको रिकॉर्ड करने। अब अगर उसने कोई एरर किया है तो उसने कोई फ्रॉड किया है, यानी कोई कस्टमर से लेट सपोज चेक आया, ठीक है, या फिर कैश आया, उसने क्या किया? कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया, वो कैश अपने घर पे लेके चला गया, ठीक है, बिजनेस में वो कैश दिखाया ही नहीं, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो वो भी यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। और लेट सपोज हमने कैश लेके गए और हमने कैश किसको दिया? काउंटर पे दिया, बैंक में, कि भाई इसको डिपॉजिट कर देना। अब बैंकर ने क्या किया? बैंकर ने साइन सिक्का करके हमें स्लिप तो दे दी, लेकिन उसमें एक्चुअल में उसने है ना कंप्यूटर में कोई एंट्री नहीं की और हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ा ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है तो कहने से हमारी कैश बुक तो बोलेगी कि भाई हमने कैश में डिपॉजिट किया था, और कहने से हमारी पासबुक में उसने एंट्री नहीं की तो हमारी पासबुक में वो डिपॉजिट नहीं होगा। और कहने से जब दोनों में डिफरेंस होगा, जब हम मैच करेंगे तो वो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? यस। तो ऐसी कोई चोरी करता है या फिर ऐसा कोई फ्रॉड करता है, या तो चाहे हमारा कैशियर हो या फिर बैंक का कैशियर हो, दोनों ही क्या होंगे? पकड़े जाएंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, अगला लिखो, टू असरटेन या फिर टू फाइंड द करेक्ट, टू असरटेन या फिर टू फाइंड द करेक्ट position of a bank balance, to find the correct position of bank balance using adjusted cash book, using adjusted cash book। अब ये क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है, जब हम एडजस्टेड कैश बुक का टॉपिक टच करेंगे तब। नेक्स्ट, आगे फोर्थ लिखो, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द अनक्लियर्ड चेक्स, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द अनक्लियर्ड चेक्स। तो इसका मतलब क्या है? देखो कि हम लोग के पास एक कस्टमर का एक चेक आया, ठीक है, हमने वो चेक क्या किया? हमने वो चेक डिपॉजिट कर दिया, हाँ या ना? तो जब हमारे पास लेट सपोज एक कस्टमर से 10,000 रुपए मांगते थे, उसने हमें चेक दे दिया, तो हमको क्या लग रहा है? कहने से चेक मिल गया। अब हम उससे कुछ मांगते हैं क्या? कुछ नहीं मांगते। हमने वो चेक बैंक में डाला और चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया, और हमें मालूम ही नहीं है कि वो चेक बाउंस हो गया। तो हम तो ऐसा ही समझ रहे हैं कि भाई इससे हम कुछ नहीं मांगते, हाँ या ना? हेलो, यस और नो? यस। तो कहने से हम लोग तो क्या समझ रहे हैं कि इससे हम लोग कुछ भी नहीं मांगते, बट कहने से एक्चुअल में हमें कोई पैसा रिसीव हुआ क्या? नहीं हुआ। कहने से चेक दिया था वो तो बाउंस हो गया, हमें इससे पैसे मांगने। तो ऐसा कोई चेक है जो क्लियर नहीं हुआ है, वो भी हमें कैसे मालूम पड़ेगा? कहने से जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि यार ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, और डिफरेंस हम लोग फाइंड करने जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि यार हमारी कैश बुक के हिसाब से तो हमें चेक मिल गया और उसके हिसाब से तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन हमारा एक्चुअल में पासबुक के हिसाब से बैलेंस नहीं बढ़ा। तो हम देखते हैं ये चेक कौन सा है, कौन सी पार्टी का है, चेक कहां गया, और जब हम ट्रेस करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये चेक तो क्या हो गया? बाउंस हो गया। तो ऐसा सब भी हमको क्या मिलता है? हमको जानने को मिलता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, अगला हेडिंग डालो, मेन हेडिंग डालो, रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ये सुनो, लिखा? पहला लिखो टाइमिंग एरर्स, सॉरी टाइमिंग डिफरेंसेस। पहला लिखो टाइमिंग डिफरेंसेस। पहला है टाइमिंग डिफरेंसेस। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, मेरी कैश बुक यानी मेरे हिसाब से कैश बुक कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। तो कस्टमर के हिसाब से मेरा बैलेंस कितना है बैंक में? 10,000 है। और पासबुक कौन बनाता है? कहने से बैंक बनाता है। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। तो बैंक के हिसाब से, दोनों के हिसाब से कहने से हमारा बैलेंस कितना है? 10,000 है, हाँ या ना? यस। अब ये बात कब की है? 1/4/2018 की है लेट्स सपोज। अब 2/4/2018 को मेरे को एक चेक मिला, 2 अप्रैल
2018 को मुझे एक चेक मिला, कितने का? 5000 का। तो कहने से जैसे ही चेक मिला होगा, मैंने मेरे अकाउंट का बैलेंस क्या कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा। मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया और मैं बोला भाई अब मेरा बैलेंस 10,000 नहीं, अब मेरा बैलेंस कितना हो गया है? 15,000 हो गया। हाँ या ना? यस। अब कहने से ये बैंक, ये जो चेक है ये किसके पास गया? हमारे बैंक के पास गया। हमारा बैंक ये चेक क्या करेगा? हमारे कस्टमर के बैंक को देगा, उसका बैंक फिर हमारे बैंक को क्या देगा? पैसे देगा, और फिर हमारा बैंक हमारे अकाउंट में पैसे डालेगा। हाँ या ना? कहने से ये क्लियरिंग का प्रोसेस में 2 से 3 दिन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। अब 1/4 को तो कहने से दोनों बुक्स में बैलेंस सेम था। कहने से ये चेक का बैलेंस हमारे यहां पे पासबुक में कब आया? तो 5 तारीख को लेट सपोज चेक क्या हो गया? क्लियर हो गया। और 5 तारीख को हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना आ गया? 15,000 आ गया। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। अब इसमें होगा क्या कि अगर आप 3 तारीख को बैलेंस देखोगे ना, 3 अप्रैल को बैलेंस चेक करोगे, तो कहने से 3 अप्रैल को 1 तारीख का 10,000 एंड 2 तारीख का 5,000। हाँ या ना? कहने से 3 तारीख से पहले कितने ट्रांजैक्शन हुए? 3-4 से पहले 2 ही ट्रांजैक्शन हुए। तो कैशबुक हमारा जो है वो बैलेंस बताएगा कितना? 15,000 का। हाँ या ना? और पासबुक जो है कहने से उसमें 1/4 का 10,000 ओपनिंग बैलेंस, और कहने से उसके बाद 3 तारीख तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, वो कितना बैलेंस बताएगा? 10,000। हाँ या ना? तो कहने से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। अब इसका डिफरेंस का रीजन ये है कि भाई देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस, कि इसमें ट्रांजैक्शन 2 तारीख को रिकॉर्ड हुआ और इसमें ट्रांजैक्शन कब हुआ? 4 तारीख को रिकॉर्ड हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहने से ट्रांजैक्शन में थोड़ा बहुत डिले तो हो ही जाता है, क्योंकि क्लियरिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कैशबुक और पासबुक में कभी कभी क्या दिखता है? डिफरेंस दिखता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो पहला कौन सा है? टाइमिंग डिफरेंस। और दूसरा कौन सा है? दूसरा लिखो एरर्स एंड फ्रॉड्स। दूसरा लिखो एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब इसमें क्या होगा कि इसमें यह होगा कि लेट सपोज कि हमारी कैशबुक और हमारी पासबुक दोनों के हिसाब से ही बैलेंस कितना है? तो दोनों के हिसाब से ही बैलेंस 10,000 10,000 है। बैलेंस कितना है? 10,000 10,000 है। बराबर है। अब हमने 4,000 रुपए क्या किए? हमने 4,000 रुपए क्या कर दिए? डिपॉजिट कर दिए। हमने 4,000 रुपए क्या कर दिए? डिपॉजिट कर दिए। हाँ या ना? जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे तो जो क्या था कि जो कैशियर था हमारा, जो वहां पे डिपॉजिट ले रहा था, उसने क्या किया? कंप्यूटर में एक 0 कम ऐड किया। उसने कंप्यूटर में क्या किया? एक 0 गलती से कम ऐड कर दिया। हाँ या ना? तो कहने से हमारी जो पासबुक होगी वो कितना एरर कितना बैलेंस दिखाएगी? 10,400। और हमारी जो कैशबुक होगी वो बोलेगी कि हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है? 14,000। तो कहने से कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हमारे यहां पे क्या हो गया? जो कैशियर है, जो बैंक का आदमी है, जो एम्प्लॉय है, उसने गलती से एक 0 कम डाला। उसने क्या कर दिया? उसने एक एरर कर दिया। तो जब ऐसे एरर और फ्रॉड होंगे तो उसकी वजह से भी चांसेस क्या है कि उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई आपके उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि आपकी कैशबुक और पासबुक में कोई ना कोई डिफरेंस दिखे। और कहने से यहां 3600 रुपए का क्या दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? तो देयर कैन बी 2 रीजंस, वन इज एरर एंड फ्रॉड, अनदर वन इज ए टाइमिंग डिफरेंस। मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? तो दिस कंप्लीट्स द थियरी ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इतना ही थियरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले फॉर्मेट क्या है? तो देखो, ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट है। यानी जो बिजनेसमैन है वो अपनी सहूलियत, यानी अपने अकाउंट्स को चेक करने के लिए कोई भी रफ पेपर लेता है और उस पर बना के देखता है कि हाँ भाई मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस मेरे हिसाब से और बैंक के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कहने से हर बैंक, ये अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, कहने से हर बिजनेसमैन या फिर हर ओनर क्या करता है? अपना एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टाइम टू टाइम बना के रखता है और उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। समझ में आता कि नहीं है? कहने से हर बिजनेसमैन होगा वो अपने हिसाब से बनाएगा, तो उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। बट जनरली एक फॉर्मेट जो सब लोग फॉलो करते हैं वो ये वाला है। क्या फॉर्मेट है? तो लिखा होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या लिखा होगा? हमको एग्जाम में यही वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। आप चाहो तो दूसरा फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप यही फॉर्मेट फॉलो करो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, यानी जो भी कस्टमर है उसका नाम, यानी जो भी हमारा क्वेश्चन में नाम दे रखा है वो यहां पे आ जाएगा। एज ऑन या फिर एज एट, जो भी डेट है वो आ जाएगी। उसके बाद आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हमारा क्या होगा? बीआरएस का फॉर्मेट हो गया। तो लिख लो फॉर्मेट ऑफ
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोग ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। लिखा सबने? यस और नो? यस। अब देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस याद दिलाना चाहूंगा, कहने से पासबुक कौन बनाता है? कहने से पासबुक बैंक बनाता है। पासबुक कौन बनाता है? पासबुक बैंक बनाता है। और बैंक हमें, हमारे अकाउंट को, हमें यानी हमारे अकाउंट को क्या मानता है? एक लाइबिलिटी मानता है। क्या मानता है? एक लाइबिलिटी मानता है। और कैशबुक कौन बनाता है? तो कहने से कैशबुक बनाता है कौन? कस्टमर। कैशबुक कौन बनाता है? कहने से कैशबुक बनाता है कौन? कस्टमर। और कस्टमर अपने अकाउंट को क्या मानता है? कस्टमर अपने अकाउंट को असेट मानता है। बस इतना याद रखना और एलआईसी वाला रूल याद रखना, बाकी बीआरएस में कुछ भी याद रखने जैसी चीज नहीं है। क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, सब दिमाग से भूल जाओ, अपने को कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? चलो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। यहां पे सेकंड क्वेश्चन, यहां पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, ये जिंदल ऑफसेट है, एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। और ये क्वेश्चन कहां का? आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस दिए और हमें बोला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहां पे हमारा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, किसका? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो देखो आ जाओ यहां पे, सबसे पहले लिखो यहां पे बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, बराबर है। एज ऑन, डेट तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी है तो हम खाली जगह छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट एंड अमाउंट, आया ना? यस। अब यहां पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लो एंड फिर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हो गया। अब यहां पे देखो, सबसे पहले सबसे पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो। देखो क्वेश्चन में क्या होगा, या तो आपको बैलेंस एज पर कैशबुक दिया होगा या फिर बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा। क्वेश्चन में क्या होगा, या तो बैलेंस एज पर कैशबुक दिया होगा या फिर बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा। तो जो भी चीज दी है उसको आप क्या करोगे? यहां पे लिख लोगे। तो यहां पे तो दोनों ही दे दिए, कैशबुक भी दे दिया और पासबुक भी दे दिया है, तो आप जिससे चाहो उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं कैशबुक से स्टार्ट कर रहा हूं। किससे स्टार्ट कर रहा हूं? कैशबुक से स्टार्ट कर रहा हूं। बैलेंस एज पर कैशबुक, यहां पे क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैशबुक। बैलेंस एज पर कैशबुक कितना अमाउंट है? तो बैलेंस एज पर कैशबुक है 2,40,000। ये आउटर कॉलम में लिख दे रहा हूं, ठीक है। और फिर यहां पे लिखूंगा ऐड, फिर यहां पे लिखूंगा ऐड और यहां पे लिखूंगा लेस, ठीक है। थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ के हम क्या करेंगे? ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां पे पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन पढ़ो। पहला तो हो गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू ₹1,36,000। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो चेक इशू का मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमको लेट सपोज कि एक आदमी को पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? एक चेक बनाएंगे और उसे दे देंगे। तो इसको बोलते हैं कि हमने चेक इशू किया। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? चेक इशू किया। तो जब मैं उसको चेक दे रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये आदमी क्या करेगा? ये आदमी अपने बैंक में चेक डालेगा, इसका बैंक मेरे बैंक के पास चेक लेके आएगा और मेरा बैंक क्या करेगा? उसे 1,36,000 रुपीज दे देगा और मेरे अकाउंट से बैलेंस कितना कम कर देगा? 1,36,000 कम कर देगा। यस और नो? कहने से चेक इशू किया मतलब पेमेंट किया और पेमेंट से मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो मैं बोलता हूं कि भाई आज नहीं तो कल मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो ही जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूं? रिकॉर्ड कर लेता हूं और मैं क्या करता हूं? जिस दिन मैं चेक दे रहा हूं उस दिन मैं मेरी कैशबुक का बैलेंस क्या कर देता हूं? कम कर देता हूं। कैशबुक का बैंक कॉलम, ठीक है। हमने क्या बोला था कि इस चैप्टर में जब भी मैं कैशबुक बोलता हूं मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक बोल रहा हूं। तो कहने से मैं मेरे कैशबुक के अंदर बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या कर दिया है? चेक इशू किया तो मैंने उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। अब क्वेश्चन बोलता है बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, यानी ये चेक मेरे बैंक तक अभी तक पहुंचा ही नहीं है। वो कैसे हो सकता है? तो कहने से जब मैंने चेक दिया तो शायद मैंने चेक कुरियर से भेजा है, तो मेरे कस्टमर को अभी तक चेक नहीं मिला है। और अगर मेरे कस्टमर को चेक मिल गया तो शायद उसने डिपॉजिट नहीं किया है, और उसने अगर डिपॉजिट किया तो उसके बैंक ने मेरे बैंक को नहीं दिखाया है।
ये सुनो, तो अभी तक मेरे बैंक के पास कहने से चेक पहुंचा नहीं है, और कहने से जब तक मेरे बैंक के पास चेक नहीं पहुंचेगा, बैंक मेरा अकाउंट का बैलेंस कम करके किसी को पैसे दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। ये सुनो, तो कहने से बैंक ने तो मेरी पासबुक यानी बैंक ने अपने हिसाब से मेरा बैलेंस कम नहीं किया होगा, हाँ या ना? वापस से एक बार समझो कि बैंक चेक इशूड, कहने से चेक इशू किया मतलब मैंने किसी को पेमेंट किया और मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैंने मेरी कैश बुक, ये क्या है? मेरी कैश बुक, और ये क्या है? मेरी पासबुक। मैंने मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या कर लिया? कम कर दिया, हाँ या ना? यस। ऐसे ही हम लोग सारे बीआरएस के क्वेश्चन ऐसे ही हाथों से ही सॉल्व करेंगे, ये बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कहने से मैंने मेरी कैश बुक को क्या कर दिया? कम कर दिया। कहने से बैंक तक चेक नहीं पहुंचा तो बैंक मेरे अकाउंट का बैलेंस अभी तक कम नहीं किया, तो कहने से पासबुक में बैलेंस उधर ही है, ये सुनो। और कहने से रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? दोनों को मैच करना। अब कहने से कैश बुक इधर है और पासबुक इधर है, दोनों को अगर मैच करना है तो क्या करूं? या तो पासबुक को कम कर दूं। किसको कम कर दूं? या तो पासबुक को कम कर दूं, या फिर क्या करूं? कैश बुक को बढ़ा दूं, हाँ या ना? तो कहने से या तो पासबुक को कम करूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, या कैश बुक को बढ़ा दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। मैं क्या करूंगा? मैंने यहां पे देखो क्वेश्चन स्टार्ट किससे किया है? मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब क्या है कि मैंने डिसाइड किया है कि भाई जो भी बढ़ाना और कम करना है ना, वो कैश बुक में करूंगा, पासबुक में नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं मेरी कैश बुक को क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। मैं मेरी कैश बुक को क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। इसलिए यहां पे इसको ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा? यहां पे एडिशन कर दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा चेक इशूड। आप कुछ भी लिख सकते हो यहां पे, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट लिखना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हाँ या ना? यस। कहना ही से चेक इशू किया, मेरी कैश बुक मैंने कम कर दी लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, इसलिए मेरी पासबुक अभी तक कम नहीं हुई। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पासबुक कम कर लूं या फिर कैश बुक कम कर लूंगा। मैं क्या करूं? सॉरी, कैश बुक बढ़ा दूंगा। मैं क्या करूंगा? कैश बुक इंक्रीज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कैश बुक को यहां पे चूज किया। मैंने क्या किया? यहां पे कैश बुक को चूज किया है। ये सुनो, कितना अमाउंट है? 1,36,000। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, अगला देखो। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट टू ₹90,000। चेक डिपॉजिट कर दिया बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? चेक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि हमें चेक मिले हैं, ठीक है, हमने कस्टमर्स को शायद क्या किया है? सेल किया है, और उन्होंने उसके बदले हमें क्या दिया है? चेक दिया है। तो कहने से मुझे चेक मिले तो मैं इन चेक को क्या करता हूं? मेरे बैंक में डिपॉजिट करता हूं, और मेरे बैंक को बोलता हूं कि भाई जा और इन कस्टमर के जो बैंक्स हैं उनसे पैसे लेके आ और मेरे अकाउंट में डाल। तो कहने से जब मैं चेक डिपॉजिट कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कहने से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। आज नहीं तो कल कहने से ये चेक के बदले पैसा आएगा, और पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, तो मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करता हूं, मैंने मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यस सुनो, कहने से मैं तो कस्टमर, मैं रिकॉर्डिंग कहां करूंगा? कैश बुक में रिकॉर्डिंग करूंगा। तो मैंने कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया? यहां पे इंक्रीज कर दिया। यस सुनो, बट कहने से अभी तक चेक क्लियर नहीं हुए। क्या नहीं हुआ? चेक क्लियर नहीं हुआ। चेक क्लियर होने में 2-3 दिन लगता है, तो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उसकी वजह से कहने से जब तक मेरे बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तब तक मेरा बैंक तो मेरा अकाउंट का बैलेंस नहीं इंक्रीज करेगा। तो कहने से मेरी पासबुक उधर है और मेरी कैश बुक क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, हाँ या ना? यस। तो क्या करूंगा? कहने से इन दोनों को इक्वल करने के लिए या तो कैश बुक इंक्रीज कर दूं या फिर पासबुक बढ़ा दूं। मैं क्या करूंगा? मैं कैश बुक को डिक्रीज कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? मेरी कैश बुक को कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने चूज किसको किया है? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। तो कहने से कैश बुक को कम कर दूंगा। यहां पे लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना अमाउंट है? कहने से अमाउंट है 190,000। कितना अमाउंट है? 90,000। एक बार वापस समझो कि जब मैंने चेक डिपॉजिट किया, मैंने क्या किया? ये देखो, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है ना, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स उसमें क्या हो जाएं? क्लियर। और उसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है? जब भी मैंने चेक डिपॉजिट किया तो मुझे लग रहा है कि मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो मैंने मेरी कैश बुक को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, हाँ या ना? यस। लेकिन मेरे बैंक को अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ और मेरे बैंक को पैसे नहीं मिले। तो जब तक बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे, बैंक मेरा अकाउंट का बैलेंस नहीं इंक्रीज करेगा। तो कहने से मेरी पासबुक का बैलेंस अभी भी क्या है? उधर ही है, हाँ या ना? यस।
अब क्या हो रहा है कि बेसिकली कि मुझे इन दोनों को क्या करना है, रिकंसाइल करना है, यानी मैच करना है। दोनों को मैच करने का एक तरीका तो यह है कि मैं कैश बुक कम कर दूं और दूसरा तरीका है कि मैं पासबुक बढ़ा दूं, हाँ या ना। मैंने किसको चूज किया, कहने से देखो यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट देखो, मैंने किसको चूज किया है, मैंने कैश बुक को चूज किया है। और अगर मैंने कैश बुक को चूज किया है तो क्या करूंगा, मैं कैश बुक को हिलाऊंगा और मैं कैश बुक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो मैंने कैश बुक क्या कर दी, यहां पे कम कर दी। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्यों लेस किया मालूम पड़ा। नेक्स्ट अगला देखो, फोर्थ, बैंक चार्जेस अमाउंट टू ₹300। तो बैंक हमें क्या करता है, बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है। कैसे सर्विस देता है, तो कहने से हमारे ऑनलाइन बिल पेमेंट कर देता है, हमें डेबिट कार्ड देता है, हमें मैसेज करता है, हमें बैंक स्टेटमेंट देता है। तो इसके लिए बैंक क्या करता है, कुछ पैसे लेता है हमें, जिसे हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो बैंक क्या करता है कि बैंक अपने चार्जेस मेरे बैंक अकाउंट से काट लेता है। लेट सपोज बैंक के 300 रुपए बने, तो बैंक मेरे घर पे मुझसे 300 रुपए मांगने नहीं आता है, मेरे कहने से बैंक अकाउंट में मेरा बैलेंस पड़ा है ना, उसमें से उड़ा देता है, काट देता है। यस और नो, यस। तो अब क्या हुआ कि इस महीने का चार्ज बैंक ने क्या कर दिया, मेरे अकाउंट से काट दिया। तो कहने से जैसे ही बैंक मेरे अकाउंट से पैसे काटेगा तो मेरी पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरी पासबुक 300 से कम हो गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम अभी तक कि बैंक ने 300 रुपए काट दिए हैं। यस और नो, मुझे नहीं मालूम पड़ा। कहने से मुझे तो महीने के एंड में जब स्टेटमेंट देखूंगा तो मालूम पड़ेगा कि यार ये 300 रुपए किस चीज का कट गया। तो आज तो मुझे नहीं मालूम ना कि मेरे बैंक अकाउंट के से बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो कहने से इस केस में बैंक ने जब चार्जेस काटे तो बैंक ने मेरी पासबुक क्या कर दी, कम कर दी। लेकिन मैंने मेरी कैश बुक अभी तक कम नहीं की, क्यों, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरा बैंक चार्जेस कट गया है, हाँ या ना। तो कहने से दोनों को इक्वल करने का तरीका क्या है, या तो पासबुक को इंक्रीज कर दूं या फिर कैश बुक को कम कर दूं, या तो पासबुक को इंक्रीज कर दूं या फिर कैश बुक को क्या कर दूं, कम कर दूं। इस केस में क्या करूंगा, देखो यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा क्वेश्चन में, मैंने आंसर में स्टार्ट किससे किया है, मैंने आंसर में स्टार्ट कैश बुक से किया है, तो मैं कैश बुक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो यहां पे लेस करूंगा, यहां पे लिखूंगा बैंक चार्जेस डिडक्टेड, बैंक चार्जेस डिडक्टेड, कितना रुपीस, 300 रुपीस, कितना रुपीस, 300 रुपीस। ये सब नेगेटिव लिख देता हूं, माइनस होने वाले। यस और नो, यस। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, अगला लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, किसने क्रेडिट किया, बैंक ने क्रेडिट किया। तो कहने से बैंक तो हमारे अकाउंट को क्या मानता है, कहने से बैंक हमारे अकाउंट को क्या मानता है, लाइबिलिटी मांगता है। यस और नो, और लाइबिलिटी का रूल क्या है, ये है, हाँ या ना। बैंक ने लाइबिलिटी को क्रेडिट किया, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट का बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और बैंक अपना हमारे अकाउंट का बैलेंस कहां बढ़ाता है, पासबुक में। हम किस में एंट्री करते हैं, कैश बुक में, और बैंक किस में करता है, पासबुक में। तो कहने से बैंक ने पासबुक का बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। समझ में आता कि नहीं आता है, कैसे स्टेटमेंट को देख के हमें मालूम पड़ा कि बढ़ा कि कम हुआ। क्रेडिट और डेबिट किसने किया, बैंक ने किया। बैंक क्रेडिटेड, बैंक हमारे अकाउंट को क्या समझता है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्रेडिट करना मतलब उसे क्या कर दिया, उसने बढ़ा दिया। तो कहने से हमारे अकाउंट का बैलेंस क्या कर दिया, बैंक ने इंक्रीज कर दिया, हाँ या ना। हमारे अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हुआ, कहने से हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमें इंटरेस्ट मिला है, तो हमें मालूम नहीं, तो हमने हमारी कैश बुक में क्या नहीं किया होगा, एंट्री भी नहीं की होगी। तो कहने से मेरी पासबुक तो बढ़ गई, लेकिन कैश बुक अभी भी क्या है, वहीं पे है। तो कहने से दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, या तो कैश बुक इंक्रीज कर दूं या फिर पासबुक कम कर दूं। क्या करूं, या तो कैश बुक इंक्रीज कर दूं या फिर पासबुक डिक्रीज कर दूं। मैं क्या करूंगा, मैं कैश बुक को इंक्रीज कर दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने कैश बुक से यहां पे क्या किया, क्वेश्चन की स्टार्ट की है। अब देखो ट्रांजैक्शन क्या था, इंटरेस्ट है कितने का, 1250 का। तो यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन मेरी कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इंक्रीज कर दूंगा। यस सुनो, अब कहने से सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए क्या, कहने से ये तो बैलेंस दे रखा है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। यस सुनो, यस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मैचिंग करेंगे। यहां पे देखो, तो इन दोनों का टोटल करो, इन दोनों का टोटल कितना होता है, तो इन दोनों का टोटल होगा 1,36,000 प्लस 1250, ये होगा 1,37,250। यस सुनो, और इसका टोटल होगा 90,300। प्लस का प्लस में टोटल करो और माइनस का माइनस में। अब इन तीनों का टोटल करो, तो कहने से 2,40,000 प्लस 1,37,250 माइनस 90,000 कितना आ गया, ये आ गया 2,87,250। और ये मेरा हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों बोल रहा हूं बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि भाई ये डिफरेंस अगर मैंने सब सॉर्ट कर दिए,
ये डिफरेंस को क्या कर दिया मैंने, हटा दिया है। तो कहने से जो मेरा कैश बुक का बैलेंस होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, पासबुक के बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। कितना है, 2,87,250। और अगर आंसर वेरीफाई करना है तो यहां पे देखो, यहां पे कितना आ रहा है, 2,86,950। ये कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है मे बी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक बार अमाउंट क्रॉस वेरीफाई कर लो सब लोग। 2,40,000 बराबर है 1,36,000 बराबर है 1,250 बराबर है एक बार ये टोटल रीवेरीफाई कर लो। 2,40,000 प्लस 1,37,250 माइनस 90,300। ओके, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है यहाँ पे। ये एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए 2,86,950। ये कैलकुलेशन मिस्टेक था मेरा, कैलकुलेटर में मिस्टेक हुआ। ये सुनो, तो कहना ही से यहाँ पे टोटल कितना, पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना आना चाहिए, 2,86,950। और हमारा यहाँ पे देखो आ भी कितना रहा है, 2,86,950। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब हमारा ऐसे बैलेंस मैच हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हमने जो BRS बनाया है वो सही बनाया है। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पक्का? ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे।